हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर इस चैप्टर को समझ लिया तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि ये बेसिक्स है। केमिस्ट्री की बेसिक्स चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग। देखो, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए हमें अपने अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्यूरियोसिटी में हम सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेंगे? अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो उसमें सबसे पहले आप ये पूछो कि हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से फ़ायदा ये है कि आपको केमिस्ट्री का जो फ्रेमवर्क है, जो बेसिक्स है, वो काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। ठीक। और दूसरी बात कि केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग से कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी आप एग्ज़ाम दो, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दो, या तो आप नीट का एग्ज़ाम दो, या तो आप जेई मेंस का एग्ज़ाम दो, किसी भी बड़े लेवल का एग्ज़ाम दो, 12th लेवल तक का, उसमें आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, खासकर केमिकल बॉन्डिंग से। ये बेसिक चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। चलिए, तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन राइज करना पड़ेगा कि वाई एटम फॉर्म बॉन्ड। एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? और दूसरा क्वेश्चन, हाउ एटम फॉर्म बॉन्ड। ठीक, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर देने की। चलिए, पहले क्वेश्चन, वाई। देखिए, नेचर में बहुत सारे एटम हैं, लेकिन कुछ एटम्स को छोड़ के लगभग लगभग सभी एटम नेचर में एज इट इज़ एलिमेंटल फॉर्म में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। ठीक, अगर वो स्टेबल होते तो नेचर में दिखते। स्टेबल नहीं है, इसीलिए नहीं दिख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दे देते हैं कि नाइट्रोजन का एटम। ठीक, नाइट्रोजन का एटम आपको एज इट इज नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन के फॉर्म में ऐसे नहीं मिलेगा कि नाइट्रोजन का एटम आपने कहीं से उठा लिया। नहीं नहीं, बहुत रेयर है। आपको नाइट्रोजन मिलेगा N2 के फॉर्म में, या किसी भी अदर एटम से जुड़ा हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन मिलेगा। लाइक N2, N2O, NO2, NO, N2O5, ठीक, NH3। ठीक, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो है, लेकिन पाया नहीं जाता पृथ्वी पे, बहुत ही रेयर। ठीक, तो अब आप पूछेंगे कि ये पाया क्यों नहीं जाता? हमने बताया आपको अनस्टेबल होता है। तो हम एक ग्राफ की मदद से समझते हैं कि ये अनस्टेबल होता क्यों है। ठीक, चलिए देखिए, ये है ग्राफ। नीचे आपका ग्राफ दिख रहा होगा आपको, केमिकल बॉन्डिंग, ये ग्राफ है। ठीक, ये देखिए, ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, ये आपका हो गया रेडियस ऑफ एटम। ये हो गया एटम नंबर 1 और ये एक एटम नंबर 2। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है। ठीक, ये दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। यहाँ पे ये सबसे मिनिमम, मतलब निगेटिव में। ठीक है, तो जहाँ पे इन दोनों, अगर ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, पास आते आते एक ऐसी जगह जहाँ पे दोनों की पोटेंशियल एनर्जी एकदम लो हो जाएगी। ठीक है, उसी जगह को, उसी डिस्टेंस को, बिटवीन टू एटम्स के उसी डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, और ये है वो बॉन्ड लेंथ। ठीक, ये है बॉन्ड लेंथ। ठीक, ये है बॉन्ड लेंथ। और इस डिस्टेंस पे, इस लेंथ पे एटम्स के बीच में
रिपल्सन अट्रैक्शन के बराबर हो जाता है। ठीक, तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपको कि एटम्स जो होते हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाउ एटम्स बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, तो हाउ का हम आंसर ऐसे देंगे कि हाउ एटम फॉर्म बॉन्ड। इससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो कि एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के हैं। उसमें है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस आपको एलिमेंटल फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, रेयर केस में होते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ही मिलते हैं। इनको निकालने के लिए, हालांकि ये इतने रेयर हैं क्योंकि इनकी खोज भी बहुत ज़्यादा नोटोरियस तरीके से हुई थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ एटम फॉर्म बॉन्ड। एटम्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं। देखिए, पहले के ज़माने में लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो वो डिफरेंट हाइपोथेसिस देते थे, डिफरेंट अप्रोच रखते थे कि अगर ये हुआ है तो ये कैसे हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सेब आसमान से नीचे गिरा तो न्यूटन के दिमाग में ये आया कि क्यों नीचे गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं गया है, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया ये। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपना एक सोच डेवलप की कि हो सकता है धरती खींच रही हो एप्पल को, या एप्पल धरती को खींच रहा हो। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट तरीके से सोचा, तब जाके आपको न्यूटन का बहुत सारा फार्मूला देखने को मिलता है। ठीक, तो इसी प्रकार से लुईस और कॉसेल दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने तर्क से, उन्होंने एक तर्क रखा कि अगर दो एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो वो कैसे कंबाइंड होंगे, हाउ, उसका उन्होंने तर्क रखा। उन्होंने सबसे पहले बताया कि दो एटम्स कंबाइंड इसलिए होते हैं क्योंकि दो एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। उनके बैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो 8 होना चाहिए। 8 करने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं। तो उन्होंने पहला ये बताया कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, और कैसे कैसे बनाते हैं। पहला, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या लूज करके, या शेयर करके इलेक्ट्रॉन को, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके, और सेकंड नंबर पे या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, अपने बैलेंस सेल का ऑक्टेट पूरा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर NaCl लिए हैं। ठीक है, NaCl में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके, लूज करके या गेन करके अगर किसी बॉन्ड बनाता है तो कैसे बनाता है। देखो, NaCl है, आपको पता है सोडियम क्या होता है। सोडियम एक मेटल है। ठीक, सोडियम एक मेटल है। जब सोडियम मेटल है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन ऑलवेज लूज करेगा। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सोडियम ने लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया। सोडियम को लूज करने पे सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन के पास एक निगेटिव चार्ज आ गया। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। दोनों के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो NaCl मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया। ठीक, अब चलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको क्लोरीन ही लेते हैं। ठीक है, चलिए Cl2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। Cl2 में हमें पता है Cl एक दूसरा Cl। क्लोरीन में कितने बैलेंस सेल होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हमको पता है क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसी प्रकार इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब क्या हुआ? अब ये चाहेगा कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक, ये चाहेगा इसको 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को, एक मिनट रुक जाइए।
हाँ, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं? ये क्लोरीन क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में ले आएगा, ठीक। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास आसपास रहेंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में ले आएगा, ठीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में ले आएगा, बाकी इसके 6 इलेक्ट्रॉन आसपास रहेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब देखो कैसे। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास भी है, और इसको लग रहा है, इस वाले क्लोरीन को लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी है। इस क्लोरीन को आभास हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिसक के यहाँ चला आया। इसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन को, इस क्लोरीन को भी लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब ये दोनों आपस में आभास कर रहे हैं कि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे ले गया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे ले गया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाए। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बनाया तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसको भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब लुईस साहब ने हमें ये बताया कि एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार देखो नाइट्रोजन लिखा है, ठीक है। नाइट्रोजन का हमने पहले बताया आपको कि देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये नाइट्रोजन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आपस में, ठीक है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसको डिलीट करके, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। चलिए नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 1 3 4 5। इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 4 5। अब देखो इसके अराउंड, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके बैलेंस सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। कमी कितने की है? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसी प्रकार इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? बीच में लाएंगे, ठीक है। चलिए इन तीनों इलेक्ट्रॉन को हम बीच में लेके आते हैं, ठीक। जब हम तीनों इलेक्ट्रॉनों को बीच में लेके आएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए ये रहा आपका नाइट्रोजन, ये एक, दो इलेक्ट्रॉन हो गए आपको, ये तीसरा, ये आपका दूसरा आइटम नाइट्रोजन, ठीक। अब क्या हो गया? अब ये नाइट्रोजन को लगेगा कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी प्रकार इसको भी लगेगा कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8, ठीक है। अब इसी प्रकार दोनों का ऑक्टेट आपका पूरा हो जाएगा। शेयर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3। तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 1 2 3। देखो ये है आपका स्ट्रक्चर, ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब हम समझते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझना होगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड से पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझते हैं, ठीक है। वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। तो CO2, अब CO2 के बीच में लुईस डॉट द्वारा हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो कार्बन एक, ऑक्सीजन एक, ये 2 ऑक्सीजन। कार्बन के अराउंड कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के अराउंड कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इनके बीच में देखो, अब इनके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। पहले ऑक्सीजन के काउंट करेंगे, तो ऑक्सीजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कमी कितनी की है, 4 की कमी है। इसमें कितने की कमी है, 2 की कमी है। इसमें भी कितने की कमी है, इसमें भी आपको 2 की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अब चलिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएं तो इसको लगेगा इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना। चलो, और अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो इसको भी लगेगा इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे तो इसको भी लगेगा कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे। इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं कार्बन को। हाँ चलो देखो, ये रहा आपका कार्बन, ठीक है। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2, इसके पास चले आए, 2 इसके पास चले आए। इसको लगा कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसको भी लगा कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी प्रकार कार्बन भी तो इनके साथ अपना शेयरिंग कर रहा है तो बनाएगा ना। देखो यहाँ से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार ये 2 शेयरिंग के नाते इसके साथ 2 बॉन्ड, और ये 2 शेयरिंग के नाते इसके साथ 2 बॉन्ड। अब टोटल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इसी प्रकार डबल बॉन्ड O। CO2 का ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार। अब हम ऑक्टेट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड। इसी प्रकार 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड भी हो गया, ठीक है। सबका ऑक्टेट पूरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं अब एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 एटम्स होते हैं, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन के बैलेंस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके अराउंड देखते हैं कितने अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में इसके, 1 2 3 4 5 6। इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कमी कितने की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब सोचो कि कैसे शेयरिंग किया जाए कि इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए, ठीक है। चलिए सोचते हैं, आप सोचो तब तक हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखो, सबसे पहले इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम इसको, ये लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको गिनेंगे, ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे। जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पहले गिनेंगे, ठीक।
देखो 1 2 3 4 5 एक 6 इलेक्ट्रॉन, ये लो हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया। ठीक, कमी इसके पास 2 है, तो जिसके पास कम कमी हो तो उसका पहले ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है। इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पहले इसका ऑक्टेट पूरा करते हैं, इसको छोड़िए अभी। चलिए इसका ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो अगर ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खिसका के यहाँ कर दे, ये यहाँ से यहाँ खिसका के कर दे, ठीक है। अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन खिसका के यहाँ कर दे, ठीक है, अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन खिसका के कर दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। देखो गिनो पूरा इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब हुआ क्या, इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इसका क्या हुआ, इसने इसके साथ 2 बॉन्ड बनाए, 1 2, इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका कहाँ हुआ, इसका तो 6 ही इलेक्ट्रॉन अभी तक हुए हैं, इसका अभी तक 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना। देखो ध्यान से गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। इसको अभी भी 2 की कमी है। अब जब इसको 2 की कमी है तो अब इसका 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो शेयरिंग तो हो गया, अब ये इसमें तीसरे प्रकार का बॉन्डिंग होता है। तीसरे प्रकार बॉन्डिंग में क्या होता है कि लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। तो ये क्या करेगा, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, अब ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं उठा के दे दिया तो इसके पास कमी होगी, नहीं, ये अपने 2 लोन पेयर को इस तरीके से बीच में एडजस्ट करता है कि इसको लगता है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसी प्रकार इसको भी लगता है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इस प्रकार से एडजस्ट करता है। ठीक है, चलो एडजस्ट कर लिया। अब गिनते हैं कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक, चलिए गिनते हैं अब टोटल इलेक्ट्रॉन। ये आपको डिलीट करते हैं। चलिए ये अपना 2 लोन पेयर बीच में रख दिया। अब इसके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इसी प्रकार इसके पास भी देख लेते हैं, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए, दोनों के दोनों सेटिस्फाइज हो गए। ठीक है, अब इसका बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गए, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तीर। ठीक है, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, याद रखना। ठीक, सबसे पहले इससे सिचुएशन में जिसके पास कमी कम हो, ठीक है, जैसे कि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसका पहले ऑक्टेट पूरा करते हैं। उसके बाद इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया और बन गया। ट्रांसफ़र हालांकि पूरा करते नहीं है, ये ऐसे यहाँ पर बीच में सिचुएट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन को, ताकि इसको भी लगता है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसको भी लगता है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन को एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं। ये रहा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में भी 2 आइटम्स, ऑक्सीजन में भी 2 आइटम्स होते हैं। इनके पास भी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसी प्रकार अब ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ाएगा, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ाएगा, दोनों के बीच में करेगा। ठीक है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो दोनों को आभास होगा कि दोनों के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। ठीक है, दोनों को लगेगा कि 2 2 इलेक्ट्रॉन इनके बढ़ गए हैं। ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इसको लगेगा कि इसका ऑक्टेट हो गया पूरा, और इसको भी लगेगा कि इसका ऑक्टेट हो गया पूरा। अब ये दोनों के बीच में बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक, ये हो गया आपका ऑक्सीजन का बॉन्ड। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हम
बनाना पड़ेगा। लेकिन आप कुछ एक होमवर्क ले लीजिए जिसका आप बनाया करिए, धीरे धीरे नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको दे देते हैं होमवर्क के रूप में, N3 का बनाइएगा, ठीक। और आप F2 का बनाइएगा, I2 का बनाइएगा, ठीक है। 3 एग्जांपल है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, लुईस और कॉसेल ने दे तो दिया, हाइपोथेसिस दे दिया, थियरी दे दी, हाइपोथेसिस ही कह सकते हैं। उन्होंने बता तो दिया दो एटम्स के बीच में बॉन्ड हाउ, मतलब कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन उनकी भी थियरी का लिमिटेशन था कुछ, मतलब हर जगह वैलिड नहीं थी इनकी थियरी। कुछ ऐसे थे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते थे, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो इनके लिए तो वैलिड होता नहीं, क्योंकि ऑक्टेट रूल उसी पे लागू होता है जिनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते थे, ठीक है। लिमिटेशन में इनका था सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपर वैलेंट कंपाउंड। ये नहीं बता सके कि हाइपर वैलेंट कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनकी थियरी के अनुसार वही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके बैलेंस सेल में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो शेयर करने के बाद, ठीक। तो देखा गया नेचर में कि PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, SF6 भी एग्जिस्ट करता है, तो इनके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं था। फिर दूसरा नंबर, इनको ये भी नहीं पता था कि हाइपोवैलेंट कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर BF3, ठीक, BF3, BCl3, BBr3, ठीक। ये बता नहीं पाए कि ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनको आइडिया नहीं था कि ये भी एग्जिस्ट हो सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके बैलेंस सेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए आप अगर गिनेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं BF3 का, BF3 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार बोरान में तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑक्टेट रूल का उल्लंघन कर रहा है, ठीक। चलिए, उसके अलावा लुईस और कॉसेल ये भी नहीं बता पाए कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं। जैसे NO का स्ट्रक्चर हम आपको बाद में बताएंगे जब हम पढ़ने लगेंगे। आपको जब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी तो आपको NO के बारे में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं और लुईस और कॉसेल ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मॉलिक्यूल का बॉन्ड बनाने के बाद शेप कैसा होगा। तो ये था लुईस और कॉसेल के थियरी का लिमिटेशन, क्या क्या चीज़ वो बता नहीं पाए, ठीक है। आगे और भी वैज्ञानिक आएंगे जो इनमें सुधार लाएंगे, बताएंगे कि जो मॉलिक्यूल बनता है, जब मॉलिक्यूल बनता है तो कैसे बनता है, कब बनता है। धीरे धीरे दिमाग का एवोल्यूशन हुआ इंसानों के, तो धीरे धीरे समझने की क्षमता बढ़ी, तो धीरे धीरे सोचने की क्षमता बढ़ी। इसके साथ साथ हमें डिफरेंट थियरियाँ मिली, तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव रूप में हम समझते जाएंगे कि कैसे बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बीच में, ठीक। अब हम समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक। लुईस कॉसेल इन्होंने तो दे दिया कि ऐसे ऐसे बॉन्ड बनता है। आगे और पढ़ेंगे कि और कितने वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने बताया कि एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।